नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत ब्लॉक 1 की इकाई 6 के बारे में, जिसके बाद जो है संबंधित तुलनात्मक विधि से, जो अनुसंधान की एक विधि के रूप में जानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तुलनात्मक पद्धति है क्या? जिसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो जैसा कि इसके शब्दों से ही, इसके नाम से ही आपको प्रतीत होता होगा कि तुलना करना। समाजशास्त्र में तमाम पद्धतियाँ ऐसी हैं जिसके माध्यम से, जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता समाज के को समझने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन तुलनात्मक पद्धति के बारे में ऐसा माना जाता है कि तुलनात्मक पद्धति किसी भी अध्ययन को, किसी भी समाज के विश्लेषण को और सटीक ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से करने की कोशिश करता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि हम ये समझें कि तुलना 2 चीज़ों में कैसे, क्यों हो सकती है और कहाँ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में आप तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर एमाइल दुर्कheim ने भी, जो फ्रेंच समाजशास्त्री है, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है कि तुलना उन्हीं 2 चीज़ों में हो सकती है जिनके बीच में कुछ समानताएँ हों और कुछ विपरीतता भी हो, यानी अंतर भी हो। तो समानता का भी होना ज़रूरी है, 2 इकाई के बीच में, 2 समुच्चयों के बीच में, और अंतर का होना भी ज़रूरी है। वहीं पर हम तुलनात्मक पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अध्ययन के लिए। अब हम आते हैं कि तुलनात्मक समाजशास्त्र, जो तुलनात्मक पद्धति है, उसका जन्म जो हुआ था, ऐसा माना जाता है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका जन्म हुआ था, जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। तो तुलनात्मक समाजशास्त्र को अनुसंधान के विभिन्न स्तरों और चरणों पर निरंतर तुलना के माध्यम से अनुसंधान के एक संगठन के रूप में माना जाता है। 1960 के दशक से तुलनात्मक और ऐतिहासिक समाजशास्त्रियों ने इस दायरे में वैकल्पिक पद्धतियों का प्रस्ताव देना शुरू किया था, यानी एक विकल्प के रूप में ऐसी पद्धतियों का प्रस्ताव देना शुरू किया था। शुरुआती चरणों के दौरान इस चर्चा को बड़े पैमाने पर रेनडार्ड बेंडिक्स, बैरिंगटन मूर, चार्ल्स टिली और इमैनुअल वर्स्टाइन जैसे विद्वानों के अनुकरणीय अध्ययनों के संदर्भ में और एंजेल्स स्कूल जैसे संस्थागत रूप से स्थापित दृष्टिकोणों के आगमनात्मक विवरणों के माध्यम से तैयार किया गया था। लेकिन कोई व्यापक रूप से यह अंतः विषय उद्यम सामने नहीं आया, यानी इसका कोई व्यापक रूप से बड़ा रिलेवेंस सामने निकल के नहीं आया। अब बात होती है कि तुलना विश्लेषण का एक मूलभूत उपकरण है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसका एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन को। यह हमें वर्णन की शक्ति प्रदान करता है और अवधारणा निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। मामलों के बीच में समानताओं और विरोधाभासों पर ध्यान केंद्रित करता है। तुलना का प्रयोग नियमित रूप से परिकल्पनाओं के परीक्षण में, परिकल्पनाओं और सिद्धांत निर्माण के लिए किया जाता है और यह नए की आगमनात्मक खोज में योगदान भी दे सकता है। तो इस प्रकार से, इसलिए समाजशास्त्र अंतर्निहित रूप से एक तुलनात्मक विषय है, एक डिसिप्लिन है। या कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एमाइल दुर्कheim ने जो लिखा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशेष शाखा नहीं है, वरन यह स्वयं समाजशास्त्र है। यानी एमाइल दुर्कheim ने इतना बढ़ चढ़कर कहा कि ये उसकी एक ब्रांच के रूप में हम नहीं समझते हैं, बल्कि वो समाजशास्त्र ही है। तुलनात्मक पद्धति एक समाजशास्त्र ही है। जहाँ तक यह विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक होना बंद कर देता है और तथ्यों को ध्यान में रखने की इच्छा रखता है। ये एमाइल दुर्कheim ने ऐसा वक्तव्य दिया था। दूसरी ओर वेबर का मानना है, मैक्स वेबर जो जर्मन समाजशास्त्री हैं, उनका मानना था कि तुलना में समानताएं, तुलनात्मक पद्धति और उपमाएं चित्रित करना शामिल नहीं हो सकता है, बल्कि सामाजिक संस्थाओं के प्रक्षेप वक्रों को उनके अप्रासंगिक मतभेदों और विलक्षणताओं में तलाशना शामिल होता है। दुर्कheim पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक अर्थ में गंभीरता पूर्वक तुलनात्मक पद्धति का सही ढंग से प्रयोग किया और तुलनात्मक पद्धति समाजशास्त्र में दुर्कheim के दृष्टिकोण का केंद्र भी है। अगर जैसे हम कंपैरेटिव सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ऐसे कंपैरेटिव मेथड की बात करते हैं, तो हम एमाइल दुर्कheim को आप सबसे पहले याद करेंगे कि उन्होंने उसका सटीक वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करने की कोशिश की। दुर्कheim के अनुसार यह प्रदर्शित करने के लिए कि एक दी गई घटना दूसरे का कारण है, हमें मामलों की तुलना करनी होगी और तुलना का उपयोग करना होगा। समाजशास्त्रीय व्याख्याओं के लिए कारण प्रभाव के रिश्ते की स्थापना की आवश्यकता भी होती है। चूंकि सामाजिक घटनाएं प्रयोगकर्ता के नियंत्रण से बच सकती हैं, समाजशास्त्र के लिए तुलनात्मक पद्धति सबसे उपयुक्त है, ऐसा एमाइल दुर्कheim का मानना है। तुलनात्मक पद्धति को एमाइल दुर्कheim उत्कृष्ट पद्धति के रूप में स्थापित करने के अपने प्रयास को आधार मानते हैं। जैसे एमाइल दुर्कheim के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समाजशास्त्र
विषय को एक वैज्ञानिक विषय में एक प्राकृतिक विज्ञानों की भांति एक विषय के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की। जो कार्य समाजशास्त्र के स्थापक अगस्त कॉम्टे ने स्टार्ट किया था, उसको परिणति तक या उसको बहुत आगे ले जाने का कार्य इमानुएल दुर्कheim ने किया है। उसी प्रयास के तहत ये माना जाता है कि तुलनात्मक पद्धति इमानुएल दुर्कheim के अध्ययनों का केंद्र बिंदु है और उनका कहीं न कहीं उद्देश्य था कि इन पद्धतियों, वैज्ञानिक पद्धतियों और ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिकता लाने के बाद समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में हम बना सकते हैं। तो उसी के तहत ऐसा उनका मानना था कि तुलना किसी दिए गए प्रभाव का हमेशा एक ही संगत कारण होता है। उदाहरण के लिए आत्महत्या कई कारकों के कारण हो सकती है, लेकिन प्रत्येक कारक केवल उत्पन्न करता है एक विशेष प्रकार की आत्महत्या को। समाज के साथ अत्यधिक एकीकरण परोपकारिता का कारण बनता है आत्महत्या। कम एकीकरण अहंकारपूर्ण आत्महत्या का कारण बनता है। जैसा कि आपको मालूम होगा अगर आपने इमानुएल दुर्कheim के सिद्धांतों को पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने आत्महत्या का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने आत्महत्या की दर का अध्ययन किया था। उनका मानना था कि आत्महत्या की दर में अलग-अलग समाजों में और एक ही समाज में अलग-अलग समुदायों में क्षेत्रों में विभिन्नता होती है। यानी आत्महत्या की दर कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। इसका कारण पता लगाने के लिए उन्होंने इस तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल किया था। जैसा कि आपको मालूम होगा उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकारों की बात की थी, जिसमें उन्होंने जैसा कि इसमें अभी हमने मेंशन किया कि उन्होंने कहा था कि जहाँ अत्यधिक एकीकरण होता है, यानी ऐसे समाजों में अल्ट्रस्टिक काइंड जिसको परोपकारिता संबंधी जो आत्महत्या होती है वो होती है। जैसे जहाँ पर इंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, जहाँ लोगों के बीच जुड़ाव ज़्यादा होगा। जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगा कि सेना में भर्ती होने वाला हमारे देश का जवान वो देशभक्ति की भावना से वो परिपूर्ण होता है। तो वो उस समय ये नहीं देखता है कि दुश्मन की गोली उसको लगेगी तो उसकी जान चली जाएगी, नहीं। उसके लिए देश, समाज और उसका उसका जो संविधान है वो सर्वोपरि है। तो वो गोली की चिंता नहीं करते, यानी वो एकीकरण उसमें बहुत ज़्यादा है, यानी एकीकरण समाज के साथ उसका बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या करता है वो केयर नहीं करता है, वो चिंता डरता नहीं है कि हमको गोली लग जाएगी, हमारे जवान शहीद भी हो जाते हैं। तो इस तरह की आत्महत्या को उन्होंने कहा था कि ऐसे समाजों में ज़्यादा होगी जहाँ पर एकीकरण ज़्यादा होगा। इसको इस तरह से भी आप अंदाज़ा आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि अगर हम ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में अंतर की बात करें, तो ग्रामीण समाज में एकीकरण ज़्यादा पाया जाता है। पहले और ज़्यादा पाया जाता है, धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन नगरों की तुलना में आज भी सामाजिक एकीकरण ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे समाजों में जो आत्महत्या होती है, उसमें परोपकार यानी अल्ट्रुइस्टिक काइंड आत्महत्या होती है। यानी बिना एक-दूसरे को अगर किसी व्यक्ति की वजह से किसी परिवार का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, संबंधों का नुकसान हो रहा है, तो वो आत्महत्या करना श्रेयकर समझते हैं और दूसरे प्रकार की आत्महत्या यहाँ पर नहीं होती है। तो इसका तात्पर्य इसी तरह से एक जहाँ पर कम एकीकरण होता है, यानी बॉन्डिंग जहाँ कम होती है, इंटीग्रेशन जहाँ कम होता है, वहाँ पर इगोइस्टिक काइंड की आत्महत्या होती है। जैसा कि आप पढ़े होंगे, इमानुएल दुर्कheim ने एक प्रकार बताया था, उसको अहमवादी आत्महत्या का रूप उन्होंने बताया था। तो ये आत्महत्या के सिद्धांत के माध्यम से, आत्महत्या की दर के अध्ययन के माध्यम से इमानुएल दुर्कheim ने इस तुलनात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया, यानी उसको समझने के लिए तुलनात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया और अपने वो कंक्लूजन पर पहुंचे। इसके अलावा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स लिखने से पहले दुर्कheim ने अपने वर्क द डिवीजन ऑफ लेबर, जो उनका श्रम विभाजन का जो सिद्धांत था, उस किताब में उनकी बुक का भी नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो उसमें भी उन्होंने तुलनात्मक पद्धति के सबसे पहले उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का जो शुरुआत की थी या उसके इस्तेमाल की शुरुआत की थी, वो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में की थी। वहाँ उन्होंने 2 समाजों के बीच तुलना की बात की थी, तुलना किया था। एक आपको मालूम होगा उन्होंने समाज को 2 भागों में बाँटा था। एक को उन्होंने कहा था यांत्रिक समाज और दूसरे को कहा था उन्होंने सावयवी समाज, यानी कि मैकेनिकल सोसाइटी और उन्होंने कहा था ऑर्गेनिक सोसाइटी। तो मैकेनिकल सोसाइटी को उन्होंने माना था कि वो बहुत पारंपरिक समाज है। वो क्या कहते हैं, जो शुरुआती मानव हुआ वो समाज हुआ करता था वो यांत्रिक होता था, उसमें किसी तरह का डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, श्रम विभाजन नहीं था, किसी चीज़ का बँटवारा नहीं था, विभेदीकरण नहीं था, सब चीज़ें समान थी, एक कोई विशेष अलग-अलग विशेषज्ञताएँ नहीं थी, तो उसको उन्होंने कहा था यांत्रिक। और दूसरा उन्होंने कहा था जब जैसे-जैसे समाज का विकास हुआ, समाज में विविधता बढ़ती गई, समाज में डिवीजन ऑफ लेबर आया, अलग काम के लिए अलग विशेषज्ञों की माँग हो गई और समाज में जैसा कि आप जानते हैं
अगर बीमारी की बात है तो डॉक्टर है, अगर किसी मैकेनिकल की उसकी बात है तो हमारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। ऐसे-ऐसे समाज में विविधीकरण होता गया और वो समाज सावयवी समाज बना। यहाँ पर समझना सावयवी समाज क्या है, इसको समझना ज़रूरी ये है कि जब हम सावयव की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एक बॉडी ऑर्गन की बात करते हैं, या जैसे हम एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उसके विभिन्न अंग एक साथ मिल कर के काम करते हैं। एक-एक अंग सीपीयू है, उसका कीबोर्ड है, उसका मॉनिटर है, यानी अगर कोई एक अंग खराब होता है तो उसकी फंक्शनिंग प्रभावित हो जाती है। तो उसी तरह से उन्होंने कहा था ये जो वर्तमान समाज है या जो जो आधुनिक समाज होगा है, वो उसमें धीरे-धीरे क्या होगा, वो सावयवी समाज होगा। इंटरडिपेंडेंसी अंगों के बीच में उसके उसके उपांगों के बीच में होगी। तो सबसे पहला जो अध्ययन, सबसे पहला इस्तेमाल जो उन्होंने कंपैरेटिव मेथड का किया था, इसको तुलनात्मक पद्धति का इस्तेमाल दुर्कheim ने, तो वो किया था उन्होंने अपने यांत्रिक और सावयवी समाज के अंतर को दिखाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी विशेषताओं को समझने के लिए। उन्होंने विभिन्न समाजों की कानून प्रणालियों की भी तुलना की थी इसी अध्ययन पद्धति के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में 2 तरह के कानून पाए जाते हैं। 2 तरह के समाज हैं, तो 2 तरह के कानून भी पाए जाते हैं। एक तरह के समाज में कहा जाता है कि जो कोर्सिव लॉ पाया जाता है। कोर्सिव लॉ का मतलब होता है एक बंधनकारी कानून पाया जाता है, एक डिक्टेटरशिप पाई जाती है, कह सकते हैं आप, दमनकारी कानून जिसको कह सकते हैं, और जो कि पारंपरिक समाज में पाया जाता था, जिसको उन्होंने कहा था मैकेनिकल सोसाइटी। तो उस मैकेनिकल सोसाइटी में कहा जाता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सर्वोत्तम है उसकी उत्तरजीविता होगी। अगर उसको और सरल हिंदी शब्द मुहावरे के रूप में कहा जाए तो कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो मसल पावर में, जो अपनी ताकत में, शारीरिक क्षमता में ज्यादा होगा, वही जो है राज करेगा। तो उसका कानून चलता था। लेकिन जो आधुनिक समाज आया, धीरे धीरे समाज का विकास हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ, तो वह समाज, उस समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कानून का एक रेस्टिट्यूटिव रूप आया, जिसको कहा गया पुनर्स्थापना कानून। अब इस कानून में आधुनिक समय में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का राज नहीं चलता, उसका वो नियम नहीं चलता है। नियम चलता है कि अगर किसी ने क्राइम भी किया है, अगर किसी ने गलत भी किया है, तो उसका एक तरीका है, एक डिफाइंड तरीका है, उसको क्या सजा होगी, उसको सिखाया जाएगा, उसको सुधारा जाएगा, उसको पुनर्स्थापना की जाएगी। उसको ये नहीं कि उसको एकदम दमन कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ। इसको कहा गया रेस्टिट्यूटिव लॉ। तो कानूनों के अध्ययन में भी एमाइल दुर्कheim ने, जो कि फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 2 तरह के समाजों में कानूनों की जो विभिन्नता है उसको समझने के लिए भी उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्होंने 2 समाजों में एकजुटता, इंटीग्रेशन को समझने के लिए भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। यानी कौन से समाज में एकजुटता ज्यादा होगी, एकीकरण ज्यादा होगा, और कौन से समाज में नहीं होगा। सामाजिक तथ्य का मतलब होता है आत्महत्या को हम केवल एक सामाजिक एक सामाजिक विषय के रूप में न मान करके वैज्ञानिक तथ्य की तरह सामाजिक तथ्य मानते हैं। यानी वो एक फैक्चुअल घटना हो सकती है, क्योंकि एमाइल दुर्कheim का मानना था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति, जिसमें तथ्यों के कॉम्बिनेशन का अध्ययन करते हैं, उसमें हम एक अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, फिर हम सिद्धांतों की बात करते हैं, वैसे ही समाज में भी तथ्य हैं। वो तथ्य क्या है? वो सामाजिक तथ्य हैं, और कई सामाजिक तथ्य मिलकर के सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। तो उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में परिभाषित किया, जिसके संदर्भ में कहा था उन्होंने कि इसको स्पष्टीकरण की इसमें आवश्यकता है। अन्य सामाजिक तथ्यों के बारे में भी यह आत्महत्या की दर ही थी जिसने सामाजिक तथ्य का गठन किया। यानी वो कहते हैं जिस तरह से आत्महत्या के बारे में उसकी आत्महत्या की जो दर की स्टडी है, को हम सामाजिक तथ्य के रूप में समझ सकते हैं, उसी तरह से अन्य समाज के सामाजिक तथ्यों को भी हम उसकी रेट को समझने के बाद, यानी कि द रेट ऑफ सुसाइड अगर हम समझ रहे हैं, तो इसी तरह से रेट ऑफ क्राइम, रेट ऑफ जो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, इसको भी हम इस तरह से सामाजिक तथ्य के रूप में समझ सकते हैं। अन्य देशों और प्रत्येक देश के भीतर लोगों की श्रेणियों के तुलनात्मक आंकड़ों से पता चला है कि आत्महत्या की दर अपेक्षाकृत स्थिर थी। एमाइल दुर्कheim ने अपनी स्टडी में ये चीज बताई कि जैसे उन्होंने कई देशों के अध्ययन किया, खास करके यूरोपीय देश का, फ्रांस के थे वो, तो फ्रांस का अध्ययन किया, अन्य पड़ोसी देशों का अध्ययन किया, तो उन्होंने ये बताया कि
देशों के भीतर भी लोगों के अलग-अलग समूहों में, जैसे उन्होंने ये माना कि कैथोलिक्स जो ईसाई धर्म के मानने वाले जो पुरातनपंथी धर्म है, सेक्ट है, वो है कैथोलिक। उसके अलावा उन्होंने कहा प्रोटेस्टेंट, तो इनमें भी तुलना किया उन्होंने और उन्होंने बताया कि इनमें भी आत्महत्या की दर जो है अंतर पाया जाता है। यानी एक इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं समाज की जो विशेषता होती है, जो सामाजिक तत्व होते हैं, समाज की जो विशेषताएँ होती हैं, वो वो आत्महत्या की दर को किस प्रकार की आत्महत्या किस समाज में होगी इसका निर्धारण करते हैं। अब बात आती है कि अमाइल दुर्कheim के अलावा अमाइल दुर्कheim से पहले जॉन स्टुअर्ट मिल या इनके साथ भी इनके समकालिक भी थे, उन्होंने भी तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल किया और इस पर जोर दिया था, उसको समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को कई प्रकार का बताया था, जिसमें मूल रूप से उन्होंने 4 प्रकार की बात की है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि तुलनात्मक पद्धति का एक तकनीक ये है, जिसको कहते हैं समझौते की विधि। द मेथड ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि अगर हम तुलनात्मक पद्धति की बात करते हैं, उसको भी समझने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए कई और उप पद्धतियां भी हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने उन्होंने 4 पद्धतियां बताई हैं, तो उसमें से सबसे पहले उन्होंने बताया समझौते की विधि या द मेथड ऑफ एग्रीमेंट। उन्होंने कहा, जॉन मिल ने समझौते का नियम कहता है कि यदि सभी मामलों में जहां कोई प्रभाव होता हो, एक एकल पूर्व कारक सी है। मान लीजिए कोई प्रभाव होता है, कुछ घटनाएं हुई हैं, उसमें कई तरह के प्रभाव हैं, लेकिन जो उन सभी मामलों में सामान्य है वह सी प्रभाव का कारण है। यानी एक जाहिर सी बात है, उन प्रभावों में भी जो सामान्य स्थिति है, इसको उदाहरण के रूप में बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक परिवार खाना खाने के लिए बाहर जाता है। बहुत सरल उदाहरण है, आप आसानी से इसको समझ लेंगे। एक परिवार खाना खाने के लिए बाहर जाता है और सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं। उन्होंने कई तरह का खाना खाया, जब आप होटल में जाएँगे या रेस्टोरेंट में जाएँगे तो कई तरह का खाना खाएँगे। लेकिन एक खाना जो इन सभी ने खाया था, वो था राजमा-चावल। मतलब सारे लोग अलग-अलग तरह खाएँगे, लेकिन एक खाना ऐसा कॉमन था जिसको राजमा और चावल सबने खाया था। इसलिए सहमति के नियम को लागू करने से हम यह यानी एग्रीमेंट, मेथड ऑफ एग्रीमेंट अगर यहाँ पर लागू करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राजमा-चावल खाने से खाना ही बीमारी का कारण है, क्योंकि सारे लोग बीमार हुए हैं। और सारे लोगों ने क्या चीज खाई है सारे खाने में? राजमा चावल खाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको कहते हैं मेथड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है ना? दूसरा मेथड आता है, इसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, यानी अंतर की विधि। उन्होंने इसका उदाहरण इस तरह से दिया कि एक परिवार खाना खाने के लिए बाहर जाता है और बेटे को छोड़कर बाकी सभी बीमार पड़ जाते हैं। यानी एक सदस्य जो बेटा है परिवार का, उसको छोड़कर सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। उन्होंने कई तरह का खाना खाया था, लेकिन बेटे ने राजमा चावल नहीं खाया था। यानी और लोगों ने कई तरह का खाना खाया था, बेटे ने भी खाया होगा, लेकिन बेटे ने राजमा चावल नहीं खाया था। अतः अंतर के नियम को लागू करने से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजमा चावल खाना ही बीमारी का कारण है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम अंतर की विधि, यानी और लोगों से अंतर किस बात का है, इस तरीके से हम तुलनात्मक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी विधि आती है संयुक्त विधि, जिसको कहते हैं ज्वाइंट मेथड ऑफ कंपैरिजन, जिसमें उदाहरण इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक परिवार खाना खाने के लिए बाहर जाता है और बेटे को छोड़कर बाकी सभी बीमार पड़ जाते हैं। वो कई तरह का खाना खाए हैं, लेकिन बेटे ने राजमा चावल और सलाद नहीं खाया। यहाँ तक कि उसके भाई ने भी सलाद नहीं खाया, लेकिन उन्होंने राजमा चावल ज़रूर खाया, उसके भाई ने। तो सलाद, तो क्या होता है, उनकी बीमारी का कारण सलाद नहीं हो सकता, क्योंकि सलाद उसने नहीं खाया, दोनों ने नहीं खाया, ठीक है ना? तो इसका तात्पर्य हुआ कि जिसे सलाद नहीं मिला, वो बीमार है, तो जिसे सलाद नहीं मिला वो बीमार है। इसका मतलब क्या हुआ कि और लोग बीमार थे, तो उसका रीज़न वो है। तो संयुक्त विधि यानी दोनों की कंबाइन, इसको टेक्निक कह सकते हैं, लागू करने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राजमा चावल खाने से ही बीमारी का कारण है। ठीक है ना? अब इसके बाद आता है सहवर्ती भिन्नता की विधि, जिसको कहते हैं द मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन, जिसका इस्तेमाल इमाइल दुर्कheim ने भी अपने उसमें किया था। यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है आपको कि जेम्स मिल की अन्य विधियों को से इमाइल दुर्कheim सहमत नहीं थे, लेकिन वो इनकी सहवर्ती भिन्नता की जो विधि है, मेथड ऑफ कंकॉमिटेंट वेरिएशन की विधि है या कोरिलेशन की विधि है, उससे वो सहमत थे और उसके इस्तेमाल की बात भी करते थे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये हमको उनसे इमाइल दुर्कheim के रेफरेंस में इसको समझना ज़रूरी है। अब बात आती है ये क्या है
इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सहवर्ती भिन्नता की विधि कहती है कि यदि किसी निश्चित प्रभाव को जन्म देने वाली स्थितियों की एक श्रृंखला है, यानी कई एक 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 विशेष प्रकार की जो प्रभाव को जन्म देने के लिए एक विशेष कारणों की एक विशेष श्रृंखला है। अब उसमें प्रभाव की एक निश्चित संपत्ति को यानी एक विशेष प्रकार की आइटम्स या विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी का जो एक निश्चित प्रभाव जानने के लिए उन स्थितियों के लिए सामान्य कारक में भिन्नता के साथ-साथ भिन्न पाते हैं। तो हम उस कारक को कारण के रूप में अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि आत्महत्या की दर में मैंने आपको बताया था कि कई समाजों में एक ही तरह की आत्महत्या की दर स्थिर थी, लेकिन एक ही समाज में 2 समुदायों के बीच में अलग-अलग आत्महत्या की दर थी। तो कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन के माध्यम से इमाम दुर्कheim ने इसको समझने की कोशिश की थी। इसके अलावा जेम्स स्टुअर्ट मिल का जो अन्य जो उपविधि है जिसको तुलनात्मक विधि के रूप में वो समझते थे, उन्होंने कहा था अवशेषों की विधि जिसको द मेथड ऑफ रेसिड्यूज कहा जाता है। अवशेषों की विधि के अनुसार यदि हमारे पास कारक कारणों मतलब कई उसके कारक एक हैं, जो प्रभावों की श्रृंखला के कारण हो सकते हैं, यानी कि एक सक्सेसिव सीरीज ऑफ इम्पैक्ट्स जो डालते हैं, वो हैं। और हमारे पास यह मानने का कारण है कि सभी कारक एक कारक सी को छोड़कर यानी हम ये मानते हैं कि जो सभी कारण हैं, वो सभी कारक छोड़कर एक कारण जो सी है, सभी प्रभावों का कारण है, यानी सब पर प्रभाव डालने के कारण है। एक को छोड़कर तो हम यह अनुमान लगाना हमको ये चाहिए कि सी शेष प्रभाव का कारण है। तो हम उसमें ऑड मैन आउट कर लेंगे कि सी अन्य प्रभाव यानी कि उस सारे प्रभाव एक तरह के विशेष प्रभाव डाले हैं मिल करके, लेकिन सी ने जो उससे अलग वाला प्रभाव है वो सी ने ही केवल डाला होगा। तो इसको कहा गया अवशेषों की रेसिड्यूज की बात, यानी कि जो बचा है अगर हम उसकी बात करते हैं और वो तमाम प्रभावों से अलग है, तो इसका मतलब वो सी यानी कि जो जो रेसिड्यूज है उसने इम्पैक्ट डाला होगा। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 4 पद्धतियां बताई थी इसके माध्यम से और वो इनका विचार भी था और थोड़ा इमाम दुर्कheim से उनकी असहमति भी थी और इमाम दुर्कheim भी उनकी अन्य पद्धतियों को तो नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने कंकॉमिटेंट वेरिएशन वाली जो विधि है उस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की थी और माना था कि ठीक है। इसके अलावा अन्य समाजशास्त्रियों में रेडक्लिफ ब्राउन अभी रेडक्लिफ ब्राउन जैसा कि आप जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इन्होंने तमाम तरह के सिद्धांत दिए थे, एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज दी थी। रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंडर्स नामक बुक लिखी थी, भारत की स्टडी की थी, अंडमान आइलैंड की स्टडी की थी और तमाम वहाँ रहने वाली जो जनजातियां हैं उनकी स्टडी की थी और फिर अपने सिद्धांत दिए थे। अब यहाँ पर लेकिन इनके बारे में एक चीज कहा जाता है कि वो आर्म चेयर फिलोसफर ज्यादा थे, यानी कि अगर हम तुलना करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन की मैलिनोव्स्की से तुलना करते हैं तो मैलिनोव्स्की आर्म चेयर फिलोसफर नहीं थे, वो फील्ड वर्कर थे। उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो टेक्निक है आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे चल करके कि जो सहभागी अवलोकन की पद्धति है उसका इस्तेमाल अगर कोई करने वाला व्यक्ति है खास करके एंथ्रोपोलॉजी में, तो उन्होंने वो है फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जिसको कहा जाता है ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की। तो उनके बाद में रेडक्लिफ ब्राउन थे जिन्होंने तुलनात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया और भारत में भी चूंकि ये भारत में अध्ययन से जुड़े थे तो इसलिए इनके बारे में आपको जानना थोड़ा जरूरी है। अब बात आती है रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार तुलनात्मक मानव विज्ञान या समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक घटना के सैद्धांतिक अध्ययन के आधार के रूप में सामाजिक जीवन की किस्मों को पता लगाना, यानी सामाजिक जीवन की जो विभिन्नताएं हैं, जो वैरायटी है, जो विविधता है, उसको पता लगाना है। रेडक्लिफ ब्राउन का सीधा मतलब था कल्चर को समझना है, कल्चरल जो डाइवर्सिटीज हैं, to understand the cultural diversities of the social life was the main objective of comparative study और sociology और anthropology। तुलनात्मक पद्धति के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक में समाजों में समान सामाजिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाली समानताओं की तलाश करना शामिल है, यानी कि तुलनात्मक पद्धति के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है जो समाजों में समान सामाजिक विशेषताएं हैं या उनको प्रदर्शित करने वाली समानताओं की तलाश यानी उनकी खोज करना, इन्वेस्टिगेट करना भी इसमें शामिल होता है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई जनजातीय समाज कुल देवताओं के आधार पर विरोधों में विभाजित था, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं रेडक्लिफ ब्राउन ने अफ्रीकी समाज का ऑस्ट्रेलियाई समाज का भी अध्ययन किया था जो वहाँ के अबॉरिजिनल थे, जो जो पारंपरिक जनजातियां थी उनका अध्ययन उन्होंने किया था और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो वहाँ पर जो विभिन्न जनजातीय समाज है जो उनके कुल देवता है
उनके कुल देवताओं के आधार पर कुल देवताओं में विरोधों के आधार पर वो विभाजित थे। अगर उनमें कुछ अंतर देखा जाए, डिवीज़न देखा जाए, तो वो अपने कुल देवता के नाम और उसकी विशेषता के आधार पर विभाजित थे। पक्षियों और जानवरों का उपयोग ईगल, हॉक, अगर आप जानते होंगे कि ये ईगल का एक हॉक कहते हैं, आपने सुना होगा हॉक। तो बहुत सारे ऐसे नाम दिए जाते हैं, पक्षी का नाम है ईगल हॉक, वो उनका कुल देवता होता था, यानी एक जनजाति का ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरे का होता था क्रो, कौवा। तो ऐसे कुल समूहों को वर्गित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आप जानते हो कि जनजातीय समाज में आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि जनजातियाँ अपने किसी पक्षी के माध्यम से, किसी पशु के माध्यम से उनका सिंबल होता है उनसे, क्योंकि वो उनके कुल देवता होते हैं। उनसे पहचानी जाती हैं, उनसे उनका जन्म हुआ माना जाता है, उनकी वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इसीलिए जनजातीय समाज के बारे में खास करके ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा था ईगल, हॉक और क्रो, यानी जो जो जनजातीय समूह हैं या कुल समूह को वर्गीकृत करने के लिए ईगल, हॉक और क्रो जैसे शब्दावलियों का प्रयोग किया गया था। और यह कई अन्य समाजों में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल ऑस्ट्रेलिया की बात है, अफ्रीका में भी जनजातियाँ हैं, भारत में भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनके भी कुल देवता। आज भी जो जनजातियाँ हैं भारत में, चाहे वो खासी, गारो, जैंतिया या फिर हमारी थारू है, उत्तर प्रदेश की जनजाति, बड़ी जनजाति है, बस नंबर 1 सबसे ज़्यादा संख्या वाली, और इसके अलावा आपका गोंड है और जनजातियाँ हैं। ऐसी जनजातियों में भी इनके जो कुल देवता हैं, उनको किसी न किसी पक्षी, वृक्ष या किसी पशु के साथ उनको जोड़ा जाता है, उनके कुल देवता माने जाते हैं। अब यहाँ ये बात आती है कि केवल इन 2 प्रजातियों के संबंध में ही क्यों ऑस्ट्रेलिया में कुल समूह को समझा जाता है, या और अन्य के उसमें नहीं समझा जाता है। एक एक सवाल आ सकता है दिमाग में। रेडक्लिफ ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न हिस्सों में ईगल, हॉक और क्रो के बारे में कई कहानियाँ एकत्रित की थी। जब वो उनके बारे में उन्होंने कई जो स्टोरीज़ लिखी गई हैं, जो उनके बारे में चर्चा किसी ने की, उसको इकट्ठा किया था, उसी के आधार पर उन्होंने विश्लेषण किया था। उन सभी में ये दोनों हैं, किसी प्रकार के संघर्ष में विरोधियों के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया है। हाँ, कई अधिक कहानियाँ जिनका एक ही विषय है। यानी संघर्ष की बात, विरोधाभास की बात आई है उनमें, विपरीतता की बात आई, विरोधाभास का मतलब यहाँ विपरीतता की बात है, और दोनों के अपने कैरेक्टर में, उनके विशेषताओं में, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक रीति-रिवाजों में विभिन्नता पाई जाती है। कई जगह इसी तरह का विरोधी या विपरीत संबंध जो है एक ही विषय भी हो सकता है। इसलिए एक तुलनात्मक अध्ययन से हमें यह तथ्य पता चलता है कि ईगल, हॉक और कौवे के बारे में ऑस्ट्रेलियाई विचार व्यापक घटनाओं का केवल एक विशेष उदाहरण है। यानी एक विशेष उदाहरण देते हैं वहां पर, अगर तुलनात्मक उसकी बात की जाए। सबसे पहले ये कहानियां दोस्ती और दुश्मनी के सामाजिक संबंधों के संदर्भ में पशु प्रजातियों की समानता और अंतर की व्याख्या करती है। अगर इसका कंटेंट एनालिसिस किया जाए तो सबसे पहले क्या दिखता है? सबसे पहले ये दिखता है कि जो दोस्ती और दुश्मनी का जो सामाजिक संबंध है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कौवा और अगर आप देखें कौवा और ईगल, यानी कि जो बाज होता है, अगर वो और कौवा में देखेंगे तो दोनों चूंकि एक दूसरे के, एक दोस्ती नहीं होती दोनों में, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा रहता है। तो इस तरह से दुश्मनी दोस्ती का एक संबंध होता है। कंटेंट एनालिसिस में अगर हम देखें, तुलना करें, तो जब तुलना करते हैं, इसके अलावा देखें तो मनुष्य के सामाजिक जीवन में के में भी इसका अगर प्रभाव देखें तो जो प्राकृतिक प्रजातियों को विपरीत युग्मों में ही रखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि अगर कुल देवता किसी के हैं, अगर किसी को पूजा जाता है तो उनकी एक विशेषता के रूप में, क्योंकि वो वंश उनसे निकला है या वो कुल उनसे चला है, उसकी एक स्टोरी होगी, उसकी एक कहानी होगी। तो एक एक प्राकृतिक प्रजातियों में भी विपरीत युग्मों की बात की गई है, जिसमें हम कहते हैं अपोजिट जो पोल्स की बात करते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी, एक सीधा पक्षी है, एक थोड़ा वायलेंट पक्षी है, एक पशु ऐसा है जो घरेलू है, जो पेट कहे जाते हैं, एक है जंगली होता है, वाइल्ड होता है। तो ये इस तरह के जो विपरीत युग्म में हमेशा रखा गया समाज के साथ, जब हम पक्षियों और पशुओं की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक तुलना की बात आती है। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द क्रिएचर्स, ये और ये नेचर ऑफ क्रिएचर का जो डिफरेंस है, विपरीतता है, वो हम तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से होते हैं। यही चीज रेडक्लिफ ब्राउन जोड़ देते हैं कि अगर हमको किसी समाज को, किसी जनजातीय समाज को, परंपरागत समाज को अगर समझना है तो तुलनात्मक पद्धति। अब तुलनात्मक पद्धति में हम वहाँ जनजातीय समाज में क्या पाएंगे? उनके कुल देवता क्या है, उनका डिवीजन क्या है, उनमें सांस्कृतिक विपरीतता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो क्या समझते हैं उससे, ये सारी चीजें उसमें निकल के आती है। उनका इतना सम्मान तभी किया जा सकता है जब उनमें कुछ सम्मान हो, समानताएं हो।
या एक दूसरे से मिलते-जुलते हों। इस प्रकार चीलबाज या जिसको हम बाज कहते हैं और कौवा अस्तित्व में एक दूसरे से मिलते-जुलते 2 प्रमुख मांस खाने वाले पक्षी हैं, जैसा कि हमने अभी चर्चा की। ऐसा रेटक्लिफ ब्राउन ने भी विश्लेषण किया। तुलनात्मक अध्ययन में अगला कदम यानी नेक्स्ट स्टेप ये आता है, इसके विविध रूपों को खोजने का प्रयास करना है, ऐसा रेटक्लिफ ब्राउन मानते हैं। विभाजन के विभिन्न पहलुओं के बीच में विरोध वास्तविक जीवन में भी होता है। जब हम कहते हैं कि जो विपरीतता होती है, जो डिफरेंस होता है, उसके जो विभिन्न पहलू होते हैं, उसमें भी वास्तविक जीवन में हम उसको देखते भी हैं। विभिन्न पक्षों के बीच विरोध की अभिव्यक्ति अलग-अलग रूप ले सकती है। एक है मजाक का रिश्ता, जिसको हम संस्था की बात करते हैं, जिसे कहें जोकिंग रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। यह संस्था विभिन्न समाजों में पाई जाती है। एक अन्य प्रमुख प्रथा में भी विरोध व्यक्त किया जाता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब आपने पढ़ा होगा जब इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे होंगे और खास करके जब किनशिप रिलेशनशिप समझते हैं, रिश्तेदारी से पढ़ा होगा आपने, तो उसमें बताया गया होगा कि एक जोकिंग रिलेशनशिप पाई जाती है, एक एक पाया जाता है अवॉइडेंस रिलेशनशिप। यानी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें हम मजाक करते हैं, हँसी करते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं, इस तरह का एक एक अधिकार होता है, उसी रिश्ते में केवल। लेकिन दूसरा रिश्ता ऐसा होता है जिसमें एक दूरी होती है, एक अनटचेबिलिटी होती है, एक अस्पृश्यता होती है कि नहीं उनको टच नहीं करना है, दूर रहना है, घूंघट में रहना है, बात नहीं करनी है, तेज आवाज़ में नहीं बोलना है, अगर वो आ गए तो थोड़ा दूर हट जाओ, भाग जाओ, ये सारी चीज़ें भारतीय समाज तो ये 2 जो संबंध पाए जाते हैं, इनमें भी अगर आप देखेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग-अलग समाज की अलग-अलग विशेषताएँ इस प्रकार से पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियाँ और उत्तरी अमेरिका के खेल फुटबॉल जैसे खेलों में पक्ष प्रदान करते हैं। ऐसा मैच 2 समूहों को प्रतिद्वंदी होने का अवसर प्रदान करता है। 2 एक सामाजिक संरचना में सतत समूहों को एक संबंध में बनाए रखा जा सकता है। वो नियमित रूप से विरोधी हैं। अब आप जानते होंगे तमाम तरह के जहाँ पर उत्तरी अमेरिका में खास करके जो फुटबॉल क्लब्स होते हैं, उनके अलग-अलग उनके सपोर्टर्स होते हैं। तो वो एक कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बात निकल के आती है कि अलग-अलग फुटबॉल क्लब के समर्थक जो होते हैं और दूसरे से उनका विरोध होता है। कई बार इतिहास रहा है अगर फुटबॉल का आप उठा के देखें तो बड़ी-बड़ी हिंसा हुई है, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले भी किसी देश में बहुत ज़बरदस्त हिंसा हुई थी फुटबॉल मैच के दौरान, खिलाड़ी भी उसमें चोटिल हुए, तमाम तरह का बड़ा वायलेंस हुआ। तो ये यहाँ पर रटके ब्राउन ये कहना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों की भांति ही जैसे वहाँ पर कौवा और ईगल हॉक के बारे में एक विपरीत संबंध होते हैं, लेकिन वो एक-दूसरे को अपने खुद के उस लोगों को इंटीग्रेट करते हैं। तो एक नियमित रूप से विरोधी तो हैं, लेकिन समूहों में विदिन द कम्युनिटी या विदिन द ट्राइब वो एक इंटीग्रेशन बनाए रखते हैं, यानी एकजुटता बनाए रखते हैं। जैसे आप ये कहें कि हम किसी क्रिकेट जो हमारी जो आईपीएल चलता है तो उसमें आप मुंबई इंडियंस के समर्थक हैं या आप जो है केरला हाइट्स उसके समर्थक हैं या लखनऊ के समर्थक हैं, तो अलग-अलग आप टीम अपना लेते हैं, एक-दूसरे से कंट्राडिक्शंस होता है, लेकिन आप एकजुट एक तरह का ड्रेस पहन के चीयर अप करते हैं अपने लोगों को और जीतने की कामना करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये कहीं न कहीं यहाँ पर भी हम तुलना का एक वो विश्लेषण पाते हैं। अब दूसरी बात निकल के यहाँ पर आती है कि मैक्स वेबर एमाइल दुर्कheim, रेडक्लिफ ब्राउन, जेम्स स्टुअर्ट मिल, इन सब के अलावा मैक्स वेबर ने भी अपने विचार तुलनात्मक पद्धति के बारे में दिए थे। अब बात निकल के आती है कि मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे जैसा आपको मालूम होगा और उनके कुछ सिद्धांत हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। उन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था। उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक एक बुक लिखी थी और जिसमें उन्होंने पूंजीवाद के उदय की बात की थी। तो वो खास करके उनका कंट्रीब्यूशन 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तरह से तो ये देखा जा सकता है कि उन्होंने सामाजिक अनुसंधान की पद्धति क्या होनी चाहिए, इस पर भी अपना विचार प्रस्तुत किया था। पहला विचार उनका यही था। दूसरा क्योंकि ये भी समाजशास्त्र के उद्भव के शुरुआती यानी योगदानों में से इनका भी योगदान है कि समाजशास्त्र की पद्धति क्या होनी चाहिए। जब ये डिबेट स्टार्ट होता है समाजशास्त्र में एक डिस्कशन होता है कि समाजशास्त्र क्या एक वैज्ञानिक विषय है या नहीं है, तो वहाँ पर मैक्स वेबर को बिना लाए उस पर परिचर्चा हो ही नहीं सकती है। क्योंकि उनका उसमें योगदान है और क्योंकि ये एकदम धुर विरोधी थे जो समाजशास्त्र के स्थापक लोग थे, खास करके अगस्त कॉम्टे और एमाइल दुर्कheim ये लोग जो समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति जो एक विज्ञान बनाना चाहते थे,
बनाना चाहते थे और कहते थे कि सामाजिक वैज्ञानिक जो समाज विज्ञान में भी या समाजशास्त्र में भी उन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों का, प्राकृतिक विज्ञान पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में जो जो फिजिकल साइंसेज में किया जाता है। मैक्स वेबर का कंट्राडिक्ट यहीं से करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हम लोग अनुसंधान की पद्धति पढ़ रहे हैं, सामाजिक अनुसंधान पढ़ रहे हैं, ये बेसिक नॉलेज जरूरी है, तब हम एक पद्धति के रूप में तुलनात्मक अध्ययन को समझ पाएंगे। उन्होंने यहाँ पर एक बात क्या कही, उन्होंने जो अपना रिजेंटमेंट दिखाया उस बात का दिखाया, कहा कि चूंकि प्राकृतिक विज्ञानों की जो की विषय वस्तु है और सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु जो है उनमें बहुत अंतर है, नेचर में अंतर है उसके। तो एक ही टूल का इस्तेमाल, एक ही पद्धति का इस्तेमाल दोनों पर ठीक नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि चूंकि प्राकृतिक विज्ञानों में हम लेबोरेटरी होती है, हमारे पास एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उसमें हम टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। समाज विज्ञान में तो कोई लेबोरेटरी ऐसी होती नहीं है जिसमें हम कंट्रोल में चरों को और मटेरियल्स को और लिक्विड को हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में करके हम एक्सपेरिमेंट करें, ऐसा तो हो नहीं पाता। तो उन्होंने कहा था इसलिए भाई प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति, खास करके जो पॉजिटिविज्म है, उन्होंने कहा था खास करके उसका, या वैज्ञानिक अनुसंधान की पद्धति जो है उसका इस्तेमाल समाज को समझने के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं हो सकता है। और तब बात आई कि फिर क्या होना चाहिए। भाई आप अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी देना होता है। तब उन्होंने अपनी कुछ सामाजिक पद्धति के बारे में अपने कुछ विचार दिए थे। उन्हीं विचारों में उन्होंने आगे चल करके तुलनात्मक पद्धति की भी बात की थी और उन्होंने उसकी स्टडी करके बताया भी था। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण समझना यह है कि उन्होंने पूर्णतया यह बात कही थी कि सामाजिक जो वास्तविकता होती है, सामाजिक वास्तविकता, उसको पूरी तरह से 100% एक्यूरेटली नहीं समझा जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हमको समझना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था लेकिन हम उस सामाजिक वास्तविकता को समझने के काफी नजदीक पहुंच सकते थे, मैक्सिमम रियलिटी को हम समझ सकते हैं, तो बिना प्राकृतिक वैज्ञानिक पद्धतियों को यूज किए। तो उसके लिए दूसरी पद्धति होना चाहिए जिसको कहा उन्होंने कि मानविकी, या क्या कहते हैं इसको, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवीय जो मानविकी पद्धति है उसका इस्तेमाल करके, और तमाम तरह के अपने कंट्रीब्यूशन दिए। उन्होंने कहा आगे चल करके आप देखेंगे आदर्श प्रारूप का भी सिद्धांत इसीलिए उन्होंने दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने इसको कहा था इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, इसको कहा गया उन्होंने जो जो व्याख्यात्मक बोध की बात की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि एम्पैथी की बात की थी, जिसको कहा गया कि समानुभूति, सहानुभूति नहीं, समानुभूति एक वर्ड है एम्पैथी। तो एम्पैथी को उन्होंने कहा था, एम्पैथी हमको अगर मान लीजिए किसी की रियलिटी को समझना, जैसे मान लीजिए मैं आप टीचर हूँ, मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, तो आप अगर ये जानना चाहते हैं, या मैं खुद ही अगर जानना चाहूँ कि बच्चे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, तो मैक्स वेबर ये कहता है एम्पैथेटिक मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाना जरूरी है। क्यों? उन्होंने कहा था कि जब तक एक टीचर, आप टीचर के रोल से जब तक स्टूडेंट के रोल में नहीं आएंगे, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है। और अगर हम अपने बारे में ये सोचते हैं हम कैसा पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या सोच रहे हैं, तो वो जो सोच होगी वो सही नहीं, यानी कि वो रियलिटी, सामाजिक वास्तविकता को आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था टू पुट आवर फीट इन अदर शूज, एम्पैथी को उन्होंने इसीलिए कहा था, यानी कि जब आप दूसरे के जूते में अपना पैर डालेंगे तभी ये जान पाएंगे कि जूता कितना कंफर्टेबल है, कितना सुखदायी है, कितना खराब है, कितना नहीं है। तो इसका मतलब क्या था, यानी जब तक एक व्यक्ति अपने रोल से निकल करके दूसरे के रोल में नहीं जाएगा, तब तक उस व्यक्ति के बारे में वो अनुभव नहीं कर पाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। तो ये बात उन्होंने एम्पैथी के माध्यम से बताई, कहा एम्पैथी एक मेथड है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और लेकिन इसकी भी आलोचना हुई, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, इतना संभव नहीं है, ऐसा कर पाना ठीक, ये तो ठीक है कि अपना रोल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर रोल के साथ उसकी अपनी बायसनेस होती है, हमारी कुछ वैल्यू लेडननेस होती है, इसको कहते हैं मूल्य आसक्ता होती है, हम बंधे होते हैं, हम इमोशनल होते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति अपने रोल से
एक प्रोफेसर अपने रोल से पूरी तरह से निकलेगा और स्टूडेंट के रोल में जाएगा, फिर स्टूडेंट के रोल में जाने के बाद वो टीचर के क्वालिटी के बारे में, टीचर के मेथड के बारे में पढ़ाने के वो एक विचार देगा, समझेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह से ये कहने में तो ठीक है, लेकिन इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। इसी बात को लेकर के उनकी आलोचना की गई। खैर, हमारा यहाँ पर मैक्स वेबर के बारे में उनके जो पद्धतीय योगदान है, अनुसंधान से संबंधित जो योगदान है, उसको आपको समझाना था, क्योंकि अभी हम तुलनात्मक पद्धति के विशेष संदर्भ में मैक्स वेबर को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो इसलिए हमको ये करना ज़रूरी था। अब यहाँ पर बात आती है कि उन्होंने एक आदर्श प्रारूप का जो सिद्धांत दिया था, उसको उन्होंने आदर्श प्रारूप का उपयोग जो अनुसंधान की अवधारणा बनाने, कारणों की पहचान करने और उनका आकलन करने में मदद करता है और ऐतिहासिक विविधता को समझाने में भी सहायता करता है, इस पद्धति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो आदर्श प्रारूप है, वो कंपैरेटिव मेथड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसा माना था मैक्स वेबर ने कि अगर आदर्श प्रारूप बनाना है किसी का, तो उसके लिए कंपैरेटिव मेथड होना ज़रूरी है। क्योंकि अब आगे भी चलकर वो क्या कहते हैं, आदर्श प्रारूप वो मॉडल मॉडल हैं, जो चयनात्मक रूप से विकसित किए जाते हैं। यानी अपने सेल्फ द्वारा विकसित किए जाते हैं, हम चॉइस के द्वारा उसका वो करते हैं, आनुवांशिक स्पष्टीकरण में सहायता के रूप में भी करते हैं। आदर्श प्रकार के संरचनात्मक गुण अक्सर विशिष्ट आनुवांशिक मुद्दों से निकटता से संबंधित होते हैं। जो हम उनको आइडियल टाइप्स कहते हैं, वो संरचनात्मक गुण अक्सर विशिष्ट आनुवांशिक मुद्दों से निकटता रखते हैं, यानी स्पेसिफिक जो हमारी जो आनुवांशिक जो मुद्दे होते हैं, उनसे निकटता होती है, क्लोज होते हैं। एक मॉडल के रूप में पूंजीवाद युक्तिकरण से अविभाज्य है, यानी कि उन्होंने एक मॉडल जो उन्होंने आदर्श प्रारूप का एक मॉडल दिया था, उसमें पूंजीवाद का जो एक मॉडल था उनका, पूंजीवाद को एक आदर्श प्रारूप के मॉडल के रूप में उन्होंने समझा था। इसको कहा था उन्होंने, ये पूंजीवाद जो है इनसेपरेबल फ्रॉम रेशनलाइजेशन, यानी जिस तरह से पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद को तार्कीकरण, तर्कशीलता से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से आदर्श प्रारूप भी होता है और वो तुलना के माध्यम से आता है। इस कारण वेबर आदर्श प्रारूप को आनुवांशिक अवधारणाएं भी कहते हैं। आदर्श प्रारूप जो होता है, आनुवांशिक अवधारणाओं के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से अद्वितीय विन्यास या उनके व्यक्तिगत घटक का विश्लेषण करने का एक प्रयास है। तुलनात्मक विधि, उदाहरण के लिए वेबर कहते हैं, चर्च और संप्रदाय की अवधारणा को आनुवांशिक रूप से तैयार किया जा सकता है या सांख्यिकीय रूप से भी तैयार किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि चर्च और संप्रदाय जो कॉन्सेप्ट है, उसको आनुवांशिक रूप से तैयार किया जाने के लिए तुलनात्मक विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स के रूप में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि चर्च की क्या विशेषता है, संप्रदाय उससे कैसे संबंधित है और संप्रदाय और चर्च के बीच में क्या है। ये उनका जोर इस बात पर था कि उन्होंने पूंजीवाद को समझने के लिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एथिक्स की स्टडी की थी और इनके अलावा दुनिया के अन्य धर्मों की भी स्टडी की थी। हिंदू धर्म की स्टडी भी की थी, चाइना की स्टडी की थी और बहुत सारे धर्मों की स्टडी की थी। तो उन्होंने उन धर्म यानी चर्च और संप्रदाय की अवधारणा को तैयार करने के लिए उन्होंने कहा था कि इसको हम आनुवांशिक रूप से, तुलनात्मक विधि के माध्यम से और सांख्यिकीय रूप से तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि आदर्श प्रारूप, मैक्स वेबर कहते हैं कि आदर्श प्रारूप हमें परिकल्पना के निर्माण में मदद करते हैं। एक शोध उपकरण के रूप में इसका कार्य वर्गीकरण और तुलना करना है। हम उसको एक जब टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये विशिष्ट विशेषता रखने वाले समूह हैं, ये विशिष्ट विशेषता रखने वाले समूह हैं, तो उनमें हम वर्गीकरण करते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं। वेबेरियन विधि एक ऐतिहासिक पथ का निर्माण करने वाले पैटर्न की विविधता के भीतर अपरिवर्तनीयता के विभिन्न पैटर्न की पहचान करने के लिए गुणात्मक ऐतिहासिक तरीकों का उपयोग करती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण समझना जरूरी है। उन्होंने कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल को किया, लेकिन उन्होंने समाजों के गुणात्मक विकास, खास करके ऐतिहासिक जो तरीका है, ऐतिहासिक जो विकास दिखता है, उसको समझने के लिए, यानी उसके माध्यम से गुणात्मक ऐतिहासिक तरीकों का उपयोग करने की वो बात करते हैं। यानी तुलना तो होगी, तो तुलना क्या होगी, यानी वो कहते हैं ट्रेजेक्टरीज की बात की जाए, यानी एक विकास जब शुरुआत से लेकर के बीच बीच में जितने स्टेज आए, उसमें गुणात्मक क्वालिटेटिव डिफरेंसेस क्या क्या होते गए, उन तरीकों यानी कि उनका उनको समझना के लिए हम तुलनात्मक पद्धति का उसके साथ उसको जोड़े,
तुलनात्मक पद्धति को। इस तरह से उन्होंने उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स में, जैसा मैंने आपको बताया, उसमें उन्होंने यही किया था और खास करके उन्होंने उसमें ये कहा था कि जो तुलनात्मक पद्धति है उस उसका इस्तेमाल करके उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स की स्टडी की और उसमें बताया कि जिन-जिन देशों में प्रोटेस्टेंट के मानने वाले सबसे ज़्यादा थे, उन्हीं-उन्हीं देशों में पूंजीवाद एक आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। उसका कारण उन्होंने क्या बताया? उसका कारण उन्होंने बताया उनकी उनकी जो प्रोटेस्टेंट की जो एथिक्स है, जो वैल्यूज़ थी उनकी, उन वैल्यूज़ ने उन फॉलोअर्स के अंदर ऐसे ऐसे मोटिवेशंस लाए, उनको उद्यमी बनाया, उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया, उनको कैथोलिक के जो पोगापंथीवाद था उससे बाहर निकलने में मदद की और वो आगे चल करके वो पूंजीवाद विकसित रूप के में आगे आए। तो आज जितने विकसित देश हैं अगर देखा जाए तो उनमें से कुछ चाइना और इधर कोरियन और जापान को छोड़कर सारे देशों में प्रोटेस्टेंट के मानने वाले ज़्यादा हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी स्टडी में भी मैक्स वेबर ने इस बात का उल्लेख किया था। उनका मानना था कि कई समाजों की सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ यूरोप के समान थीं, लेकिन पूंजीवाद केवल यूरोप में ही विकसित हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी स्टडी जापान और जब कोरिया जब विकसित देश के रूप में आए, एक टाइगर के रूप में, इकोनॉमिक टाइगर के रूप में उभरे, उसके पहले का था, तो उन्होंने इसीलिए उसका उदाहरण दिया। इसके कारणों का पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ समाजों का अध्ययन किया, लेकिन मुख्यतः भारत और चीन का अध्ययन किया था, जैसा मैंने आपको पहले बताया। वेबर उस अनूठे कारक की तलाश में थे जो यूरोप पर लागू हो, ना कि अन्य समाजों पर, जिसने वहां पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा दिया। यानी वो उन कारकों को ढूंढ रहे थे जो जिन्होंने यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है और खास करके पूंजीवाद को इमर्ज कराया है एक आर्थिक शक्ति के रूप में। तो यहाँ पर पूंजीवाद की स्टडी भी उन्होंने की थी। यहाँ पर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि धर्म पर वेबर का जो कार्य है उसके बारे में भी उन्होंने ये बात की। धर्म का जो प्रभाव है समाज पर उसको समझने के लिए भी उन्होंने तुलनात्मक स्टडी की थी। यानी कि कैथोलिक्स की एथिक्स को समझा था उन्होंने, धर्म को समझा और इंडियन और हिंदू रिलीजन को समझा और चाइनीज रिलीजन को, चाइना के धर्म का जो धर्म तो या ताओइज्म है या और तो उसको समझने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यूरोप के जितने देश थे खास करके उनमें कुछ विशेष एक समान विशेषताएं थी जिनकी वजह से पूंजीवाद का उद्भव हुआ। यानी कारण वो समान कारण थे। इसके अलावा एक बात आती है कि तुलनात्मक पद्धति में एमाइल दुर्कheim, रटके ब्राउन, जेम्स स्टुअर्ट मिल और मैक्स वेबर के बाद बात आती है कि फिर तुलनात्मक पद्धति के ऊपर जो बहस है, जो डिस्कशन है वो क्या है, वो किस तरह की है, इसको भी समझना हमारे लिए आपके लिए जरूरी है। हालांकि दुर्कheim ने तुलनात्मक पद्धति को अत्यधिक केंद्रीयता का श्रेय दिया था, आप जानते हैं। इसे 19वीं शताब्दी की एक महान उपलब्धि के रूप में उन्होंने माना गया था, लेकिन इनके समर्थकों के बीच में भी मतभेद था। कुछ बहुत उत्साही थे जबकि कुछ तुलनात्मक पद्धति के बारे में सशंकित थे। यहाँ पर आंद्रे बेते इस बात को कहते हैं, ये स्टेटमेंट आंद्रे बेते का है कि 19वीं शताब्दी में जब ये बात आई, एमाइल दुर्कheim ने ये बात रखी तो दुनिया के लिए भी एक अच्छी बात थी और खास करके सामाजिक विज्ञान में और खास करके शोध और अन्वेषण के क्षेत्र में ये एक उपलब्धि के रूप में माना जा रहा था कि क्या ऐसा संभव है कि तथ्यों की बात प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही समाज की स्थितियों को समझ पाना इतना आसान हो जाएगा सामाजिक तथ्यों के माध्यम से और तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से। तो खास करके एमाइल दुर्कheim का तो यही मानना था कि तुलनात्मक पद्धति सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए वो और समाज विज्ञान को और अधिक वैज्ञानिक बनाएगी। यानी हम जिस तरह से तथ्यों का इस्तेमाल करके तथ्यों की स्टडी करते हैं नेचुरल साइंस में, फिजिकल साइंस में, उसी तरह से समाज की स्थितियों को जो कि बहुत जटिल होती हैं, जो कि बहुत जिसके बारे में कोई एक इतने कॉम्प्लिकेटेड होते सामाजिक संबंध, आज खुश है व्यक्ति कल नाराज हो गया, कल नाराज है आज खुश हो गया, भारत पाकिस्तान के बीच कल संबंध खराब है आज अच्छे हो गए, कल मैच हो रहा है, परसों वहाँ बॉर्डर पर लड़ाई चल गई है, परसों कारगिल हो रहा है। तो ये सामाजिक संबंधों के बारे में कह पाना, उस संबंधों के बारे में एक चैलेंज था समाज विज्ञान के लिए। उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए एमाइल दुर्कheim जैसे लोगों, खास करके इनके पहले फादर ऑफ सोशियोलॉजी जिनको कहते हैं हम, अगस्त कॉम्टे ने इस चैलेंज को लिया था और कहा था कि नहीं, समाज विज्ञान को भी हम
उसकी मेथोडोलॉजी यानी कि वैज्ञानिक बना सकते हैं और वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करके समझ सकते हैं। यहीं पर आंद्रे वेते कहते हैं कि 2 तरह के समर्थक थे उनके। एक तो बड़े उत्साही थे कि नहीं अब तो चमत्कार जैसी चीज़ हो गई कि अब तो हम सामाजिक प्राकृतिक विज्ञानों की भांति समाज की हर चीज़ को समझ लिया जाएगा, एक्यूरेटली समझ लेंगे, फोरकास्टिंग कर लेंगे, सिद्धांत बनेंगे। और कुछ थे जो मानते थे कि नहीं इतना ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं थी। अभी इसमें कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसा कि आंद्रे वेते ने ये बात को स्वीकार किया, अपने विश्लेषण में ये बात कही थी। यह विश्वास की तुलनात्मक पद्धति समाज और संस्कृति के बारे में वैज्ञानिक कानूनों की खोज में सहायक हो सकती है, ने कई लोगों को इस पद्धति का उपयोग करने के लिए आकर्षित भी किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो लोग इस पद्धति के पक्षधर थे, उनका मानना था कि व्यवस्थित तुलनाओं के माध्यम से समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान होना संभव है। यानी व्यवस्थित तुलनाओं के माध्यम से हम समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान बना सकते हैं। जैसा कि दुर्खिम ने पहले ये बात सोची थी और कहा भी था। सामाजिक जीवन के रूप में जो सह-अस्तित्व और उत्तराधिकार की नियमितता है, उसको स्थापित करा जा सकता है। यानी कि जो जो सामाजिक जीवन है और प्राकृतिक विज्ञानों की भांति जो तुलनात्मक पद्धति का अगर इस्तेमाल किया जाएगा, तो सह-अस्तित्व कोएग्जिस्टेंस और डिसेंट जो हमारा जिसको कहते हैं सक्सेशन, उसको हम नियमित रूप से स्थापित कर सकेंगे और एक कहीं न कहीं एक फोरकास्टिंग करने के उसमें होंगे जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है, संभव है ऐसा। तो इस तरह से अब बात आती है हमायल दुर्खाइम का तो ये विचार था जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बहस जो डिस्कशन है वो क्या है? लेकिन फ्रेंच बॉस तुलना फ्रेंच बॉस थे, उन्होंने एथनोग्राफर थे, ये भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, निर्विज्ञानी कह सकते हैं इनको थे। फ्रेंच बॉस जो थे वो उन्होंने तुलनात्मक पद्धति द्वारा किए गए सामान्यीकरणों से सहमत नहीं थे। वो कहते थे जो तुलनात्मक पद्धति है, जो जनरलाइजेशन करता है, जो 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 अ, जो उदा जो जो लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, जिसका विश्लेषण करता है, वो उससे सहमति नहीं थे। उन्होंने सुझाव दिया कि तथ्यों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देते हुए सीमित क्षेत्र का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी तथ्यों को ज़्यादा तरजीह दे करके और सावधानीपूर्वक ध्यान देते हुए केवल सीमित दायरे का अध्ययन किया जाए और तो ज़्यादा तो बेहतर होगा। केवल सामान्यीकरण करने से पूरे समाज में एक ऐसा प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक सामान्यीकरण करने से ये इसकी इसकी अपनी जो कार्यक्षमता है वो कम होगी और सवाल उठेंगे। तो उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटे स्तर पर अध्ययन हो और वो भी तथ्यों से हो। वह ऐतिहासिक पद्धति के पक्षधर भी थे। फ्रेंच बोआस का विचार था कि किसी भी प्रकार की विस्तारित तुलना करने से पहले सामग्री की तुलना को सिद्ध किया जाना चाहिए और वह पड़ोसी संस्कृतियों के बीच तुलना के पक्ष में भी थे। वो कहते हैं क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन जिसको कहते थे क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप को समझना जरूरी था। वो फ्रेंच बोआस ने ऐसी तमाम स्टडी की थी। बोआस के लिए पड़ोसीपन केवल भौगोलिक निकटता तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उनके लिए महत्वपूर्ण भी था। सांस्कृतिक और विकासवादी कलाकृतियों के संदर्भ में पड़ोस की पहचान को किया जाना था। जो कल्चरल जो आर्टिफैक्ट्स हैं, कल्चरल जो हमारे जो कलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में पड़ोस का अध्ययन कि हमारे पड़ोस के देश में किस तरह की कल्चर है, किस तरह के आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, इनके माध्यम से तुलना करी जाए तो बेहतर हम उस सामाजिक संबंध को समझ सकते हैं। हालाँकि यह हमें केवल एक ही समाज की अनूठी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा रटकिफ ब्राउन का मानना था कि समाज के प्राकृतिक नियमों की खोज तुलनात्मक पद्धति के उपयोग से की जा सकती है। रटकिफ ब्राउन का अपना विचार था, बहस में कहीं न कहीं उनका भी योगदान था। एक इवांस पिचार्ड थे, उन्होंने भी कहा था कि न किसी रूप में अवलोकन, वर्गीकरण और तुलना के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन तुलनात्मक पद्धति की उपलब्धि पर सवाल उठाया उन्होंने। वह तुलनात्मक पद्धति के सांख्यिकीय उपयोग के बहुत आलोचक थे। उन्होंने माना कि अन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई तुलनात्मक विधि उपयुक्त चित्रण की विधि से थोड़ी अधिक थी। इवांस पिचार्ड जो थे वो सामाजिक मानव विज्ञान को वापस ऐतिहासिक पद्धति की ओर ले गए, जो हर चीज को एक संदर्भ में देखती थी। जबकि उनका मानना था कि तुलनात्मक पद्धति चीजों को उनके संदर्भ से बाहर ले जाती है। उनका मानना था कि तुलनात्मक पद्धति संदर्भ की समृद्धि को नजरअंदाज करती है, जबकि सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग अगर किया जाए तो उन्हें संदेह के दृष्टि से देखा जाना, यानी अगर सांख्यिकीय दृष्टि का प्रयोग किया जाए तो संदेह के दृष्टि से देखा जा सकता है। हालांकि बोआस की तरह वो बड़े पैमाने की तुलनाओं की तुलना में छोटे पैमाने की तुलना के पक्षधर थे, जैसा कि अभी फ्रेंच बोआस भी ये बात कहते थे। मर्डॉक ने भी कुछ विचार दिए हैं, उनके विचार को ऐसे समझ सकते हैं हम। मर्डॉक ने तुलनात्मक पद्धति को संस्कृतियों के अध्ययन के लिए उपयोगी पाया।
जो जो फ्रेंच बॉस थे उनकी संस्कृति जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद और ऐतिहासिक विशिष्टतावाद को खारिज कर दिया इन्होंने, जिसने व्यक्तिगत संस्कृतियों को उनके संबंधित ऐतिहासिक संदर्भ में खोजा। उन्होंने कई संस्कृतियों के डेटा का उपयोग किया और पहचाने गए चरों को सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए डेटा को कोडित भी किया। इसके साथ वह सार्वभौमिक सामान्यीकरण स्थापित करने में सक्षम भी थे। मर्डॉक अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में वह अंतर सामाजिक तुलनाओं के माध्यम से सामाजिक संगठन के प्राकृतिक नियमों की पहचान करने में सक्षम भी थे। इसके अलावा मर्डॉक ने तुलनात्मक अध्ययन में नमूनाकरण और संभाव्यता सांख्यिकी प्रेक्षित बनाने के लिए इन्होंने ये अपील भी की थी कि उसमें स्टैटिस्टिक्स को और ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो तुलनात्मक विधि और इम्प्रेसिव होगी। हालांकि उनके द्वारा उपयोग किया गया नमूना डिजाइन आलोचना से अछूता नहीं है, उनकी भी आलोचनाएं हुई हैं जैसा कि सब की होती हैं। इसमें ऐसे समाज शामिल है जहां हमारे पास पर्याप्त डेटा है और अन्य समाज। अब दो समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो पता चला एक समाज में तो इतना डेटा है कि आपने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर लिया, मिल भी गया। दूसरा समाज ऐसा है जो उसके बारे में डेटा ही हमको नहीं मिल रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके कैसे हम तुलनात्मक पद्धति को और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आलोचना के दायरे में मर्डॉक की भी बात आती है। दूसरी बात की जाती है कि ऐसा नहीं है कि जो अन्य पद्धतियां हैं सामाजिक अनुसंधान की जिसको आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ाया जा रहा होगा, आगे भी पढ़ेंगे कुछ, जैसे ऐतिहासिक पद्धति है और पद्धतियां हैं, तो सब की अपनी-अपनी कुछ कमियाँ होती हैं। उसी प्रकार जो तुलनात्मक पद्धति है उसकी भी अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं और वो कमियों से या उसकी आलोचनाओं से परे नहीं हो सकता। तुलनात्मक पद्धति में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसकी प्रकृति के संबंध में कोई सहमति नहीं हो सकती है। यानी जब बात आती है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कंपैरेटिव टेक्निक और मेथड, तब कहते हैं कोई सहमति नहीं है। तो हर आदमी फ्रेंच बॉस अलग कह रहे हैं, रेडक्लिफ ब्राउन का अलग विचार है, मर्डॉक ने अभी आपने देखा मर्डॉक अलग कह रहे हैं, वेबर ने अलग तरीके से कहा है। तो अगर हम इन सब में भी तुलना की जाए, इसी तुलनात्मक पद्धति का इस्तेमाल करके समाज विज्ञानियों के और मानव विज्ञानियों के विचारों की तुलना करके अगर हम एक कैटेगरी बनाएं तो ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है जिसमें ये कहा जाए कि इनके बीच सहमति है इतनी। तो संपूर्ण समाजों की तुलना ध्यान सामाजिक कानूनों को प्राप्त करने पर है और यह विधि केंद्रीय फोकस है। हालांकि यह उन कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार है जिनका सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं संपूर्ण समाजों की तुलना करते समय हम पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के समाज अस्तित्व में हैं। तुलना की इकाइयों की पहचान करने में कठिनाइयां बहुत आती हैं। संपूर्ण समाजों की तुलना संतोषजनक नहीं है क्योंकि मानव समाज पर समाज से भिन्न है। तो संपूर्ण समाज की तुलना तो नहीं हो सकती इस प्रकार से। ये भी इसकी एक कमी है और लिमिटेशन है। इसमें संदेह है कि हमारे पास प्राकृतिक वैज्ञानिकों की किसी आदर्श पद्धति की तरह कभी कोई तुलनात्मक पद्धति होगी। ये डाउट किया जा सकता है क्योंकि हम कहें चाहे जितना, लेकिन जो प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ऐसी तुलनात्मक पद्धति हमारे पास नहीं हो सकती जो एक्यूरेट हमारे रिजल्ट को दे सके, वास्तविकता को पहचान सके, जिससे के उचित उपयोग के बारे में समाजशास्त्री और समाज मानवविज्ञानी पूर्ण समझ पर पहुंचेंगे। और जानते हैं आप कि समाजशास्त्रियों में आपस में भी मतभेद की स्थिति रहती है और ऐसा कभी समय तुलनात्मक पद्धति के बारे में नहीं आ सकता जिसमें कि सब लोग कहें नहीं आज स्थिति ठीक है। तो आज के अध्ययन में हमने यही देखा है कि तुलनात्मक पद्धति क्या है, कैसे है, उस पर विभेद क्या है, अलग लोगों ने कैसे इसका इस्तेमाल किया है और इसकी कमियां क्या हैं और एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में ये किस तरह से सामाजिक अनुसंधान में अपना योगदान देती है और किन-किन लोगों की क्या कमियां हैं। आपके अध्ययन के लिए मुझे लगता है ये तुलनात्मक पद्धति एक इनसाइट प्रोवाइड करेगा और आगे सामाजिक अनुसंधान जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद आगे पीजी करेंगे, पीजी के बाद रिसर्च भी करेंगे, तो ये पद्धति आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि समाज विज्ञान में किया भी जाता है। तो उसका भी आपको फायदा होगा और उस तरह से आप समझ सकते हैं। जहाँ तक आज की क्लास की बात है तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम फिर सब मिलेंगे। नमस्कार।